आदमी जो हो सकता है और जो अचीव कर सकता है वह आदमी का माइंड लेवल डिसाइड करता है। इस लेवल को स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। यदि कोई आदमी किसी टाइप की नॉलेज या प्रॉपर्टी गेन करना चाहता है तो यह कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हर आदमी के गेन की क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। हर आदमी में जो डिफरेंस है वो स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। चाहे कोई नॉलेज गेन करे या प्रॉपर्टी, हर एक की क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क होगा। जिंदगी जीते हुए, काम करते हुए आदमी एक ऐसी कंडीशन में पहुंचता है जब उसके आसपास की चीज़ें, फ्रेंड्स, रिलेशंस, प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाती हैं। ना तो वो बढ़ रही होती हैं, ना घट रही होती हैं। ऐसा इसलिए होता है किसी आदमी के आसपास जो चेंज होता है वो उस आदमी के माइंड की वजह से होता है। जब बाहरी चीज़ें माइंड की चीज़ों के इक्विवेलेंट हो जाती हैं तो प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है। जब किसी को भी यह लगने लगता है कि किसी सब्जेक्ट पर प्रोग्रेस बंद हो गई है तो माइंड पर वर्क करने का टाइम स्टार्ट होता है। स्लीप माइंड की इनिशियल स्टेट है। स्लीप स्टेट में बॉडी के इंस्टिंक्टिव फंक्शंस काम करते हैं जिनके लिए कॉन्शस होने की ज़रूरत नहीं। डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ग्लैंड सीक्रेशन, इंटरनल एक्शंस, ये सब एक्शंस इनहेरेंट हैं, छिपे हुए हैं और इन पर आदमी का कंट्रोल नहीं। ये मैकेनिकल एक्शंस हैं। ये मैकेनिकल एक्शंस अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं। इनकी स्पीड को नॉर्मल से कम ज़्यादा करना बॉडी के लिए डेंजरस है। माइंड जब अपनी स्टेट चेंज करते हुए स्लीप से अवेकनिंग की ओर आता है तो माइंड को कुछ और नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बॉडी में कुछ नए फंक्शंस एक्टिव हो जाते हैं जो स्लीपनेस में एक्टिव नहीं थे। स्लीप स्टेट में सिर्फ इमेजिनेशंस चलती रहती हैं और ड्रीम्स बनते रहते हैं। स्लीप स्टेट में माइंड ड्रीम और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता, परंतु जब अवेकनिंग में आता है तो सेंस ऑर्गन्स माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं जो ड्रीम और रियलिटी में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अवेकनिंग में ही माइंड को रियलिटी का एहसास होता है। अवेकनिंग में माइंड सेंस ऑर्गन्स से जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है वह एक्सपीरियंस मेमोरी बनकर रिकॉर्ड होता रहता है। यह मेमोरी ही आदमी का पास्ट है। जब आदमी स्लीप से अवेकनिंग में आता है तो कंप्लीटली और कंटिन्यूसली अवेकनिंग में नहीं रह पाता। माइंड थोड़ी देर के लिए अवेकनिंग में आता है, फिर स्लीप में जाकर इमेजिनेशन में डूब जाता है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से माइंड लगातार अवेकनिंग में नहीं रह पाता। अवेकनिंग पल्सेज लेता रहता है। प्रैक्टिस करने पर माइंड कंटिन्यूअस अवेकनिंग में रह सकता है और माइंड हायर माइंड में इवॉल्व हो सकता है। जनरली कॉमन आदमी स्लीप स्टेट में ही रहता है। बहुत कम टाइम के लिए अवेकनिंग स्टेट में आता है। स्लीप स्टेट में आदमी मैकेनिकल वे में वर्क करता रहता है पर माइंड पर लोड नहीं रहता। जब भी सिचुएशन डिफरेंट होती है या बॉडी किसी भी न्यू सिचुएशन में फंस जाती है तो माइंड को अवेकनिंग में आने की ज़रूरत पड़ती है। अवेकनिंग में आने पर सेंस ऑर्गन्स और मेमोरी एक्टिवली वर्क करते हैं और नया एक्सपीरियंस ऐड करते हैं। इस तरीके से माइंड न्यू नॉलेज के साथ अपडेट होता रहता है। प्रॉब्लम सॉल्व होने पर माइंड फिर से स्लीप स्टेट में चला जाता है और मैकेनिकली वर्क करता रहता है। स्लीप स्टेट में बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट मैकेनिकली वर्क करते रहते हैं। आदमी स्लीप स्टेट में वो सारे काम कर सकता है जिनकी उम्मीद करना मुश्किल है। अक्सर लगता है कि आदमी होश में काम कर रहा है पर मोस्टली वह स्लीप में ही होता है। आदमी रोड पर चल सकता है, मार्केट में सामान खरीद सकता है, बुक रीडिंग कर सकता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, फिर भी वो स्लीप स्टेट में हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे कि कोई आदमी ड्राइविंग सीखना शुरू करता है तो वह रोड, ब्रेक, स्पीड, स्टीयरिंग सब के लिए कॉन्शियस होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है वैसे वैसे आदमी बेटर ड्राइविंग सीखता जाता है। जब माइंड को लगता है
कि अब काफ़ी है तो माइंड ड्राइविंग पर कॉन्शियस होना बंद कर देता है और मैकेनिकली ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस करने पर काम इतना मैकेनिकल होता जाता है कि बात करते हुए, खाते पीते हुए भी बड़े परफेक्शन से ड्राइविंग होती रहती है। इस कंडीशन में ड्राइविंग स्लीप स्टेट में चलती है और ड्राइविंग की प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है। यदि ड्राइविंग को और बेहतर करना हो तो फिर से अवेकनिंग में आकर ड्राइविंग करनी होगी, नहीं तो जीवन भर ड्राइविंग का लेवल वही पुराना बना रहेगा। खाना खाना, बात करना, चलना या कोई प्रोफेशनल वर्क जिसको काफ़ी टाइम से किया जा रहा है, ये सब एक्शंस आदमी के लिए मैकेनिकल हो जाते हैं। इन सभी एक्शंस को आदमी स्लीप में करता रहता है। खाना बनाना, मोबाइल टीवी देखना, नहाना, पढ़ना, यहाँ तक कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना तक माइंड के मैकेनिकल प्रोसेसेज बन जाते हैं। इन कामों को स्लीप में किया जा सकता है और आदमी करते भी हैं। स्लीप स्टेट में किया जाने वाला काम सेम वे में रिपीट होता रहता है और वाइस वर्सा। किसी भी एक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि ये एक्शन स्लीपनेस में है, तो यही है कि वो एक्शन हर बार सेम वे में रिपीट होता है। स्लीपनेस में काम का इफेक्ट यही है कि लॉन्ग टाइम के बाद भी, मैनी टाइम्स रिपीटिशन के बाद भी वर्क की क्वालिटी में चेंज नहीं आता। तो फिर जब मैकेनिकली वर्क चलता है तब माइंड में क्या होता रहता है? माइंड में उस टाइम थॉट्स चलते रहते हैं। माइंड उस टाइम ड्रीम्स और इमेजिनेशंस में बिजी रहता है। ड्रीम्स में रहकर माइंड फील करता है कि वह कुछ न्यू और हाई लेवल वर्क कर रहा है। सोचने में ही माइंड करने का एहसास लेता है। यह माइंड का इल्यूजन है जो स्लीप स्टेट का सिम्टम है। जैसे जैसे माइंड स्लीप स्टेट से अवेकनिंग स्टेट की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे आदमी फिजिकली और मेंटली इवॉल्व होता जाता है। बॉडी में न्यू फंक्शंस भी एक्टिव होते जाते हैं। जब माइंड स्लीप स्टेट में होता है तो माइंड का इंस्टिंक्टिव फंक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से बॉडी इंस्टिंक्टिवली बिहेव करती है। स्लीप स्टेट में सारे अनकॉन्शियस एक्शंस, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ग्लैंड सीक्रेशन, जिन पर कंट्रोल नहीं होता, चलते रहते हैं। जैसे जैसे माइंड अवेकनिंग में आता है तो माइंड में 3 नए फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं: मूविंग, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। खाना खाना, बोलना, खेलना, लिखना, बाइकिंग, ड्राइविंग, एनी प्रोफेशनल एक्शन जैसे एक्शंस को आदमी स्लीप में नहीं सीख सकता। ये अवेकनिंग में आने पर ही सीखे जाते हैं। ये सभी एक्शंस मूविंग फंक्शन के एप्लीकेशन से सीखे जाते हैं। जब इनको सीखने की शुरुआत करते हैं तो माइंड अवेकनिंग में आकर ही सीखता है। सीखने के बाद ये मैकेनिकल एक्शंस बन जाते हैं जिन पर कंट्रोल नहीं रहता, परंतु माइंड को याद रहता है कि ये सीखे गए एक्शंस हैं। आदमी के भोजन करने में 2 टाइप्स के एक्शंस हैं, इंस्टिंक्टिव एंड मूविंग। आदमी का बाय बर्थ जैसा तरीका फूड इनटेक होता है वो इंस्टिंक्टिव है, और फैमिली, सोसाइटी, कल्चर से जिस तरीके से खाना पीना सीखता है वो मूविंग है। वैसे मूविंग एक्शंस का बेस इंस्टिंक्टिव ही होता है। आँख को देखकर पीछे हटना, पिन चुभने पर ऑर्गन का अपोजिट डायरेक्शन में हटना, ऑर्गेनिज्म का सर्दियों में हाई टेम्परेचर की ओर चलना, गर्मियों में लो टेम्परेचर की ओर चलना रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। कुछ सीखे गए एक्शंस भी रिफ्लेक्स एक्शंस की तरह काम करने लगते हैं। मैकेनिकल एक्शन को जब बहुत बार रिपीट किया जाता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करने लगता है। ड्राइविंग, स्पीकिंग, फाइटिंग जैसे एक्शंस के कुछ पार्ट महसूस किए जा सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स बन गए हैं। कॉन्शियस रहने पर भी एक्शन रुकने का नाम नहीं लेता है। स्टार्टिंग में मूविंग एक्शंस जानबूझकर सीखे जाते हैं, पर जब उन पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो वो मैकेनिकल होते जाते हैं। मूविंग फंक्शन के अलावा
अवेकनिंग स्टेट में दूसरा नया फंक्शन इंटेलेक्चुअल फंक्शन एक्टिव हो जाता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन थिंकिंग करता है, नॉलेज कलेक्ट करता है, थीसिस प्रिपेयर करता है, आसपास होने वाली घटनाओं में लॉजिक फाइंड करता है, थ्योरी बनाता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन किसी काम को करने से पहले प्लान प्रिपेयर करता है, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटेलेक्चुअल फंक्शन मूविंग फंक्शन को सेंड कर देता है, कमांड दे देता है। यदि माइंड की प्लान थ्योरी प्रैक्टिकल है तो उस थ्योरी का इफेक्ट आदमी की लाइफ में दिखाई देता है। यदि आदमी की थिंकिंग इमेजिनरी या वर्चुअल है तो माइंड ड्रीम बना लेता है, क्योंकि वर्क प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है और डिजायर बनी होती है। यह नॉन प्रैक्टिकल ड्रीम टाइम के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन गेन करके बिग ड्रीम में कन्वर्ट होता है। इससे एक ड्रीम लूप तैयार होती है जो कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली एनर्जी कंज्यूम करती जाती है। यदि कॉन्शियस रहा जाए तो ड्रीम में इंटेलेक्चुअल फंक्शन करेक्शन करके प्रैक्टिकल बना सकता है, जिसको मूविंग फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकता है, और माइंड ड्रीम में टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करने से बच सकता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन को 3 छोटे छोटे सब फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं: इंस्टिंक्टिव, मूविंग एंड कॉन्शियस सब फंक्शंस। हर माइंड की अपनी पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है कि माइंड नेचुरल साइंस पर सोचेगा या लिटरेचर पर, फिलॉसफी पर। यह टेंडेंसी इंस्टिंक्टिव है। इसी इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी की वजह से जब भी माइंड दूसरे को कोई एक्शन करते देखता है तो उस एक्शन में से अपने मतलब की बात इमिटेट करना शुरू कर देता है। सभी एनिमल्स इमिटेशन की वजह से नॉलेज या स्किल डेवलप करते हैं। दूसरों को एक्शन रिएक्शन करते देख माइंड अपने अंदर इरिटेशन, एंगर, वायलेंस, जेलसी, डिप्रेशन जैसे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, जिनका कोई रियल बेस नहीं होता। माइंड फॉल्स सेल्फ नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जिससे फॉल्स ईगो क्रिएट होता है। माइंड दो अपोजिट फैक्ट्स में लिंक बना लेता है। जैसे कोई याद करता है तो हिचकी आती है, भाग्य से न कम मिलता है न ज़्यादा। ऐसे रॉन्ग एसोसिएशंस बनाने में माइंड माहिर हो जाता है। एक्शंस को कॉपी करना, इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी शो करना, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करना, ईगो डेवलप करना इंस्टिंक्टिव इंटेलेक्चुअल माइंड फंक्शंस के वर्क हैं। यह बर्थ से अपने आप चलता रहता है और अनकंट्रोल्ड फंक्शन है। वर्ल्ड और अदर्स एक्टिविटीज़ को देखकर इंटेलेक्चुअल फंक्शन का मूविंग सब फंक्शन अपने आप को अपडेट करने के लिए मेंटल प्लानिंग बनाता है, जो धीरे धीरे इमेजिनेशन को डेवलप करता है। इलॉजिकल डिजायर्स को पूरी करने के लिए मूविंग सब फंक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को इमेजिन करता है, जो फाइनली माइंड को कंटिन्यूअस ड्रीमिंग में बिजी कर देता है। जिस तरह एक स्टूडेंट फेयर करने से पहले रफ वर्क करता है, एक साइंटिस्ट पेपर वर्क करता है, या एक इंजीनियर मशीन बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार करता है, उसी तरह माइंड का मूविंग इंटेलेक्चुअल सब फंक्शन किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले इमेजिनेशन करता है। इमेजिनेशन माइंड का पेपर वर्क है। किसी भी एक्टिविटी को इमेज बनाने के बाद माइंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मूविंग सब फंक्शन को दे देता है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग के बाद माइंड फिर उस इमेजिनेशन में चेंजिंग करेक्शन करता है। प्रीवियस प्लानिंग की कमियों को सही करने के बाद माइंड फिर बॉडी को कमांड देता है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस ही लर्निंग मैकेनिज्म है। इसी लूप की वजह से इंसान का काम हर दिन पहले से बेहतर होता जाता है। माइंड का मूविंग सब फंक्शन काम करने से पहले प्लानिंग करता है और इमेजिनेशन करके देखता है। इससे टाइम और रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है। साथ ही साथ आदमी सोशल कॉम्प्लिकेशन से भी बच निकलता है। नुकसान ये है कि माइंड यदि फियरफुल और अनकॉन्फिडेंट है तो एक्शन लेने के बजाय माइंड इमेजिनेशन करता रहता है।
घबराहट और अनहोनी का अंदेशा माइंड को सिर्फ सपना देखने को मजबूर करता है। इसी फैक्ट से माइंड बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होते हैं। माइंड डिजीज, एक्सीडेंट्स, मिसफॉर्च्यून्स जैसे नेगेटिव थिंकिंग करता रहता है और विदाउट रीजन टेंशन लेता रहता है। इमेजिन करने से लगता है कि माइंड कुछ वर्क कर रहा है। यह इल्यूजन भी इमेजिनेशन से क्रिएट होता है और आदमी को लगता है कि वो डिसीजन ले रहा है या उसके सामने चॉइसेस हैं। इमेजिनेशन या ड्रीम में बिजी रहने वाले के सामने ना चॉइसेस होती हैं, ना डिसीजन ले पाता है। डिजायर को प्रैक्टिकली पूरा करने के बजाय ऐसा माइंड जो इमेजिनेशन में बिजी है, वह माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, नॉन एग्जिस्टेंट थिंग्स, इलॉजिकल थिंकिंग के ड्रीम देखता रहता है। इमेजिनेशन जब इल्यूजन क्रिएट करता है तो ड्रीम की तरह दिखाई देता है। ड्रीम इल्यूजन ऑफ डूइंग एंड इल्यूजन ऑफ चॉइसेस क्रिएट करता है। इमेजिनेशन की वजह से लगता है कि हम चीज़ों को या किसी मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, पर मशीन या चीज़ें खुद उल्टे ही हमें कंट्रोल कर रही होती हैं। लगता है कि हम अपने को कंट्रोल कर रहे हैं, पर यहाँ भी अपोजिट ही है। बॉडी अपने आप काम कर रही होती है बिना किसी के कंट्रोल के। इमेजिनेशन करते करते सबसे बड़ा इल्यूजन ये बन जाता है कि माइंड अपने को ही सोल समझने लगता है, कॉन्शियस समझने लगता है, होश में समझने लगता है। माइंड अपने को इंटेलिजेंट समझता है और अवेकनिंग में समझता है। सामने जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, उनको भी माइंड देखने लगता है और अनजान काल्पनिक आदमियों से भी बातें करने लगता है। यह इल्यूजन है। कॉन्शियस सब फंक्शन जब वर्क करता है तो ब्रेन का मेमोरी सेक्शन एक्टिव होता है। कुछ भी कर लें, जब तक कॉन्शियसली वर्क नहीं करते तब तक मेमोरी ऐड नहीं होती। स्लीप स्टेट में मेमोरी रिकॉर्डिंग ऑफ रहती है, इसलिए स्लीप स्टेट में कोई भी एक्सपीरियंस याद नहीं रहता, चाहे सेंस ऑर्गन्स कितने भी एक्टिव क्यों न हो। यदि याददाश्त जीरो हो जाए तो एक चलता फिरता ऑर्गेनिज्म ऐसे ही है जैसे सो रहा है। करंट मेमोरी ही किसी आदमी को जिंदा होने का एहसास देती है। यदि माइंड करंट मेमोरी स्टोर बंद कर दे तो माइंड पास्ट मेमोरीज को ही देख पाता है और बस पास्ट को देखना मन में भय उत्पन्न करता है। तभी तो पास्ट की बात करने वाले इंटरनली डरे हुए होते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं। वर्तमान का पल सबसे महत्वपूर्ण है। यह मन शरीर को जिंदा रखता है, ऊर्जा देता है। भूत भविष्य की सोचना मृत्यु अवसाद को याद करने जैसा है। कॉन्शियस सब फंक्शन मेमोरी सेक्शन को एक्टिव करता है, जो संसार में नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और क्रिएशन लाता है। कॉन्शियसनेस ही परफेक्ट कैलकुलेशंस करवाता है। होल ह्यूमन बॉडी में बस यही फंक्शन है जो कंट्रोल में होता है। इंस्टिंक्टिव, मूविंग, इमोशनल फंक्शंस ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं और इंटेलेक्चुअल भी नहीं। बस कॉन्शियस सब फंक्शन ही है जो ह्यूमन को मशीन होने से बचाता है। मूविंग इंटेलेक्चुअल सब फंक्शन में थिंकिंग, इमेजिनेशन या ड्रीमिंग एक कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप प्रोसेस है। कोई भी इमेजिनेशन यदि माइंड में चल रही है तो जब तक वो साकार नहीं हो जाती तब तक रुकती नहीं है। यदि कोई डिजायर पूरी नहीं होती तो माइंड में चलती रहती है। यदि कोई अदर इमेजिनेशन डोमिनेट कर ले तो पहली इमेजिनेशन हिडन हो जाती है और बैकग्राउंड से वर्क करती रहती है, परंतु स्टॉप नहीं होती। इमेजिनेशन हिडन होने पर माइंड एनर्जी का यूज करती रहती है और हिडन इफेक्ट शो करती है। माइंड कभी भी इमेजिनेशन से खाली नहीं होता, एक के बाद एक इमेजिनेशन चलती रहती है। यही कारण है कि माइंड सालों साल एक ही लेवल पर बना रह जाता है। इनोवेटिव होने के लिए माइंड को टाइम टू टाइम थॉट से एम्प्टी होना चाहिए, जिससे कि न्यू क्वालिटी का थॉट एंटर कर सके। न्यू थॉट्स ही बॉडी को फ्रेश एंड न्यू शेप देते हैं।
जब हम बॉडी की मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो कन्फर्म होता है कि लिविंग बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन पूरी तरह मैकेनिकल है। यदि ह्यूमन बॉडी कोई भी एक काम कॉन्शियस होकर ना करे तब भी बॉडी कॉमन एक्टिविटीज करते हुए अपना लाइफ स्पैन पूरा कर सकती है। यदि अच्छे से समझा जाए तो ह्यूमन बॉडी एक बेहतरीन मशीन है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन, पर मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी ह्यूमन के अंदर नॉलेज दिखाई देती है वो सब इंस्टिंक्ट एंड इमिटेशन से होता चलता है। इंस्टिंक्ट इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, बट इमिटेशन कॉपी करना है। ह्यूमन अपने को जिंदा कहता है या सोल कहता है, ये शब्द हैं जो कॉपी किए गए हैं क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं। ईगो भी दूसरे लोगों की वजह से आता है। सारा ह्यूमन बिहेवियर एनवायरनमेंट की सेलेक्टेड कॉपी होता है। माइंड इमिटेशन के जरिए एक ही सिचुएशन में बहुत सारी अलग अलग तरह की रिएक्शन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। यह प्रोग्रामिंग माइंड में पहले से फीड होती है, परंतु दूसरे को इससे लाइव होने का फील आता है। किसी एक ही बात के अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेस्पॉन्स देना ह्यूमन माइंड की अच्छी एप्लीकेशन है, परंतु यह पूरी तरह मैकेनिकल है क्योंकि किसी को भी एनालाइज करें तो वो माइंड अपनी रिएक्शंस को बस रोटेट करता रहता है और साथ रहने वाला साथी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने लगता है, जो ये साबित करता है कि ह्यूमन बिहेवियर मैकेनिकल है। अब 4 फंक्शंस के एप्लीकेशंस के बेस पर ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी ह्यूमन बॉडी के सामने खाने की चीज़ रखी है, तो माइंड बॉडी रिएक्ट कैसे करती है। बॉडी के सेंस ऑर्गन्स ऑटोमेटिक मोड पर रहते हैं और इंस्टिंक्ट फंक्शन इंस्टेंटली रिएक्ट करने को प्रिपेयर्ड रहता है, क्योंकि इंस्टिंक्टिव फंक्शन को डिजाइन और मॉडिफाई ही इसलिए किया गया है। इंस्टिंक्टिव फंक्शन की स्पीड दूसरे फंक्शंस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह सबसे पहले रिएक्ट करता है। आंखें सामने रखी चीज की इमेज माइंड को सेंड करती है और इमेज देखकर इंस्टिंक्टिव सेंटर तुरंत बॉडी को एक्शन लेने का कमांड देता है, जिसके लिए इंस्टिंक्टिव सेंटर को मूविंग सेंटर की हेल्प लेनी पड़ती है। खाना खाने की एक्टिविटी में 2 सेंटर्स का काम है, इंस्टिंक्टिव एंड मूविंग। जन्मजात इनबिल्ट प्रोग्रामिंग इंस्टिंक्ट है और खाने का सोशल वे मूविंग है। दोनों तरीकों को मिक्स करके आदमी खाना खाने का एक्शन लेगा। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल सेंटर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि पास्ट एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया जा सके। इंस्टिंक्टिव फंक्शन की स्पीड मूविंग फंक्शन से ज़्यादा है। यदि एक्शन पर कंट्रोल ना किया जाए, पेशेंस ना रखा जाए, तो आदमी के बिहेवियर में जंगलीपन दिखाई देता है। यह जंगलीपन ही बॉडी का इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। जब आदमी कमज़ोर या बीमार होता है, गुस्से में होता है, भय और लालच में होता है, तो बॉडी में इंस्टिंक्टिव फंक्शन एक्टिव हो जाता है। माइंड में इंस्टिंक्ट एक्टिविटी की बहुत लंबी लिस्ट है। जब माइंड सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करता है तो मूविंग फंक्शन एक्टिव रहता है। फूड आइटम को सामने देखकर माइंड इंस्टिंक्टिवली बिहेव करता है और इंटेलेक्चुअल सेंटर उस फूड आइटम से रिलेटेड माइंड में से पास्ट डाटा कलेक्ट करता है कि पास्ट में इसको खाकर क्या क्या फील हुआ, और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करके इंटेलेक्चुअल सेंटर माइंड को इन्फॉर्म करता है। क्योंकि इस सब में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करने में और कंक्लूजन फाइंड करने में टाइम लगता है, इसी वजह से इंटेलेक्चुअल सेंटर की स्पीड एक्शन लेने में अदर सेंटर्स के कंपैरिजन में कम रहती है। पास्ट एक्सपीरियंस डाटा को एनालिसिस करने के बाद इंटेलेक्चुअल सेंटर माइंड को इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें टाइम लगता है, पर पास्ट हैबिट्स की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए हैबिचुअल एक्शन पहले शुरू हो जाता है और इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑब्जर्व करता रह जाता है। यही
रीज़न है कि ओल्ड हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल होता है। हर एक्शन के बाद नेक्स्ट टाइम कुछ बेहतर हो, इसके लिए इंटेलेक्चुअल सेंटर अपने को रीप्रिपेयर्ड करता है। यदि हैबिट को चेंज करना हो जो बिल्कुल आसान नहीं है, तो माइंड का कॉन्शियस सब फंक्शन इसके लिए वर्क करता है। हैबिट बनने में जितना एक्शन रिपीट किया गया है, उतनी ही बार कॉन्शियस माइंड से उस हैबिट को स्टॉप करने का कमांड दिया जाता है। अक्सर माइंड अपोजिट कमांड देने को प्रिपेयर्ड नहीं होता और अक्सर हैबिट ब्रेक करने के बजाय माइंड हैबिट को और स्ट्रॉन्ग करता जाता है, क्योंकि ओल्ड हैबिट में माइंड अपने को सेफ और सिक्योर फील करता है। हैबिट ब्रेक करने के लिए माइंड को कॉन्शियस होकर वर्क करना पड़ता है। जब माइंड कॉन्शियस होकर वर्क करता है तो मूविंग सब सेंटर में यूजलेस इमेजिनेशंस स्टॉप हो जाती हैं, जिसकी वजह से मूविंग इंटेलेक्चुअल सब सेंटर पर कंट्रोल स्टार्ट होने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे दूसरों के एक्शंस को अनजाने में कॉपी करना और ईगो का स्ट्रॉन्ग होना रुक जाता है। धीरे धीरे इंस्टिंक्टिव इंटेलेक्चुअल सब सेंटर भी कंट्रोल में आने लगता है। कॉन्शियस होकर वर्क करने पर इंटेलेक्चुअल फंक्शन जिस पर कंट्रोल नहीं था, जो मैकेनिकली काम कर रहा था, अब वो कॉन्शियसली वर्क कर रहा होता है। ऐसे में आदमी रियल थिंकिंग करता है, ड्रीम इमेजिनेशंस देखने में टाइम यूज करना बंद कर देता है, दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन बंद कर देता है। कॉजिंगली माइंड में जेलसी, इरिटेशन, एंगर जैसे नेगेटिव इमोशंस बंद हो जाते हैं। फियरनेस एंड ग्रीडीनेस स्टॉप हो जाती है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन के कॉन्शियस होते ही मूविंग फंक्शन की मैकेनिकलनेस कम होती जाती है। हैबिट्स ब्रेक होने लगती है। जो हैबिट्स प्रॉब्लमेटिक थीं, जिनमें चेंज नहीं आ रहा था, उनको समझना और उनके बैकग्राउंड रीजन को समझना स्टार्ट हो जाता है। फर्दर हैबिट्स के फंक्शन में क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे दिखाई देने लगता है। इंस्टिंक्ट एंड मूविंग एक्शंस में, यानी कि नेचुरल एंड हैबिचुअल एक्शंस में फ़र्क समझ में आने लगता है। माइंड की ऐसी स्टेट आने पर आदमी ओल्ड हैबिट्स को छोड़कर न्यू हैबिट्स बना सकता है। यह अवेकनिंग स्टेट है जिसमें आदमी कॉन्शियस होकर अपने माइंड फंक्शंस को समझना शुरू कर देता है। बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि मन को कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं, सब कुछ है, फिर भी झुंझलाहट या गुस्सा आता है। खुशी का माहौल है, फिर भी रोना आता है। कारण पता नहीं होता। बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि दुख का वातावरण है, सब गमगीन है, फिर भी मन में खुशी है। आवेग को रोकना पड़ता है, पता नहीं ऐसा क्यों। टाइम टू टाइम माइंड में ऐसे इन्फ्लुएंसेज आते रहते हैं जिनका कॉज पता नहीं होता। ऐसे इम्पल्सिज को इमोशंस कहते हैं। इमोशंस जिनका रीजन मालूम हो जाता है वो इंटेलेक्चुअल फैक्ट्स बन जाते हैं। जिनका रीजन नहीं मिल पाता पर बॉडी पर इफेक्ट क्लियर दिखाई देता है, वो इमोशंस हैं। माइंड का बहुत सारा पार्ट अभी अनडिस्कवर्ड है, परंतु जब कुछ ऐसे आदमियों को देखते हैं जो अपने से बहुत अच्छे अद्भुत तरीके से सोचते और वर्क मैनेजमेंट करते हैं, जिनमें साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स, एस्ट्रोनॉमिस्ट्स, म्यूजिशियंस, नेचर लवर्स जैसे इंसान हैं। ऐसे आदमी जो बहुत बड़ी भीड़ को ईजीली इन्फ्लुएंस्ड कर लेते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स के साथ बहुत फ्रेंडली रह लेते हैं, एडवेंचरस जॉब को करते हुए खुशी खुशी मरने का जज्बा रखते हैं। ऐसे आदमियों में सामान्य आदमियों से ज़्यादा माइंड फंक्शंस एक्टिव होते हैं। इन माइंड फंक्शंस को हम इमोशनल फंक्शंस कहते हैं। किसी चीज़ को देखकर माइंड को कुछ और फील होता है पर समझ नहीं आता कि क्या बात है। जब कोई इमोशन समझ आता है तो इंटेलेक्चुअल बन जाता है। जैसे कि कोई आदमी भूखा है, खाना ना मिलने की वजह से गुस्सा कर रहा है और वह आदमी अपने गुस्से का कारण जानता है, तो यह गुस्सा इमोशनल नहीं है, इंटेलेक्चुअल है। यदि किसी आदमी को अपनी इरिटेशन
एंगर का कॉज नहीं पता, तो यह इमोशन है। कुछ आदमियों के आसपास कुछ ऐसा इफेक्ट बन जाता है कि कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स या बर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस आदमी के माइंड का कोई ऐसा फंक्शन एक्टिव है जो इस इफेक्ट को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो और इंसानों में जनरली एक्टिव नहीं होता। और जिस आदमी में यह पर्टिकुलर फंक्शन एक्टिव है, उसको इसका ना पता है, ना इस फंक्शन की लिमिटेशंस जानता है, और इसलिए इस फंक्शन का पूरा यूज भी नहीं कर पाता। इस इफेक्ट को देखकर वह इंसान खुद और दूसरे भी शॉक्ड रह जाते हैं। दूसरे मानते हैं कि ये पावर्स भाग्यशालियों को मिलती हैं। माइंड फंक्शंस को जानने पर पता चलता है कि ये इमोशनल पावर्स सब में होती हैं। इमोशनल फंक्शंस माइंड का सबसे बड़ा बचा हुआ पार्ट है, जिसमें वो सब फंक्शंस हैं जो तब दिखाई देंगे जब आदमी इवॉल्व होगा। आदमी स्लीप से अवेकनिंग में जाता है तो नए नए फंक्शंस एक्टिव होते जाते हैं। यही इवोल्यूशन है। यही लोअर माइंड का हायर माइंड में कन्वर्जन है। माइंड स्टेट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सबकी स्टेट एक जैसी हो। क्वालिटी में डिफरेंस है, और इसी तरह अवेकनिंग में भी। स्लीप एंड अवेकनिंग में कोई डिवाइडेशन लाइन नहीं खींची जा सकती। स्लीप स्टेट में माइंड के मोस्टली फंक्शंस इनएक्टिव होते हैं, थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं, और सेंस ऑर्गन्स का भी बहुत मामूली इफेक्ट रहता है। जैसे जैसे माइंड आउटर वर्ल्ड के साथ जितना प्रेजेंट में रहने लगता है, उतना ही अवेकनिंग में आता जाता है। इसलिए प्रत्येक आदमी की अवेकनिंग क्वालिटी भी अलग अलग होती है। अवेकनिंग स्टेट में स्लीप के कंपैरिजन में सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं, और माइंड भी इंस्टेंट रिएक्ट करता है। स्लीप स्टेट में माइंड को कुछ कमांड दें तो माइंड कमांड तो मानेगा, पर कब, टाइम का पता नहीं। रिएक्शन का टाइम मिनट्स से ईयर्स तक भी हो सकता है। जनरली यदि किसी आदमी को हम कुछ कन्वे करें तो लगता है कि जागा हुआ है, तब हम यह महसूस कर सकते हैं कि यह आदमी कुछ बातों को नहीं समझता है। कुछ बातें काफ़ी टाइम के बाद समझ आती हैं, क्योंकि माइंड का कुछ पार्ट अवेकनिंग में है, बचा हुआ बहुत सारा पार्ट सोया हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं कि बच्चों को जब हम कुछ समझाते हैं, बार बार रिपीटिशन करते हुए भी बच्चे बात नहीं समझते। इसका रीज़न यह है कि जिस फंक्शन के एक्टिव होने से बात समझी जाएगी, वह फंक्शन अभी इनएक्टिव है या सोया हुआ है। जिस दिन वह फंक्शन एक्टिव होगा, उस दिन से वो सब बातें समझ आने लगेंगी जो उससे रिलेटेड है। अभी बात बस मेमोराइज्ड है। फैक्ट ये है कि जब माइंड स्लीप से अवेकनिंग में जाता है तो माइंड के और ज़्यादा फंक्शंस एक्टिव होते जाते हैं। आदमी पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल बनता जाता है। क्या माइंड के सोए हुए फंक्शंस अपने आप एक्टिव होते हैं? क्या वेट ही करना पड़ता है या कुछ एफर्ट करना पड़ता है? इंटेलेक्चुअल वे सजेस्ट करता है कि यदि अपनी ओर से जानबूझकर एफर्ट करते हैं तो माइंड पहले से ज़्यादा और तेज़ी से एक्टिव होता जाता है। डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ जाती है। माइंड फंक्शंस को एक्टिव करने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है उसका नाम है सेल्फ रिमेंबरिंग। सेल्फ रिमेंबरिंग करने पर माइंड इनिशियल स्टेज 1 से फाइनल स्टेज 7 तक इवॉल्व होगा। मैन नंबर 1 इनिशियल माइंड है। इसके माइंड फंक्शन बहुत स्लोली वर्क करते हैं। मैन नंबर 1 एक मशीन टाइप है, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स मशीन, जो होल लाइफ एक ही स्टेज में बना रहता है। यह आदमी लाइफ स्पेन तो पूरा करता है, पर बॉडी के इंस्टिंक्ट से ही अपनी डेली लाइफ के काम पूरे करता है। जैसे एक बैगर, लेबरर, मैन नंबर 1 को कुछ छोटी छोटी स्किल्स सीखने दिया जाए तो सीख नहीं पाता, सिविलाइजेशन में भी नहीं रह पाता। माइंड इतना भी मैच्योर नहीं कि खाना पीना, ड्रेसिंग, बात करना, चाय रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, एक सिंपल पैकिंग करना,
सामान को मैनेज करना, डेली रूटीन फॉलो करना जैसे छोटे छोटे काम भी होल लाइफ में नहीं सीख पाते। जितना शुरुआत में सीख जाते हैं उससे ज़्यादा होल लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, चाहे काम को कितना भी रिपीट क्यों ना करें। मैन नंबर 1 के सारे काम इंस्टिंक्टिव वे में होते हैं। जब भूख लगती है तो खाने का इंतजाम करने चलते हैं। जब नींद आती है जहाँ होते हैं वहीं सो जाते हैं। नींद को रोक नहीं पाते, अपने पर कंट्रोल ना के बराबर होता है। गुस्सा आता है तो नॉन स्टॉप एक्सप्रेशन, और अफेक्शन होने पर भी नॉन स्टॉप एक्सप्रेशन। मैन नंबर 1 चालाकी, मक्कारी, धोखाधड़ी की प्लानिंग नहीं बना सकता है। मैन नंबर 1 जो इंस्टिंक्टिव मैन है, करीब करीब 70-80 हज़ार साल पहले अर्थ पर इवॉल्व हुआ, और आज भी ऐसे बहुत आदमी हैं जो माइंड लेवल चेंज नहीं कर पाए। मैन नंबर 1 की स्टेज में ही आज भी जीवन जी रहे हैं। जो इंसान किसी तरह से परेशान थे, प्रकृति से टॉर्चर्ड हुए, सोचने को मजबूर हुए, और जिन्होंने एफर्ट्स किए, वो मैन नंबर 1 मैन नंबर 2 में इवॉल्व हो गए। मैन नंबर 2 जो मूविंग मैन है, जिसमें इंस्टिंक्टिव मैन की सारी क्वालिटीज़ हैं, साथ ही साथ यह न्यू स्किल्स भी डेवलप कर सकता है, और चलना, पहनना, खाना जैसे इंस्टिंक्ट्स की भी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। मैन नंबर 2 मैन नंबर 1 से ज़्यादा अवेकनिंग है। कॉन्शियस रहने पर, अवेकनिंग की कोशिश करने पर इंस्टिंक्टिव मैन का मूविंग फंक्शन एक्टिव होने लगता है। यह मूविंग मैन मैन नंबर 2 दूसरों को देखकर उनकी एक्टिविटीज कॉपी कर सकता है, अपने अंदर पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है, स्किल डेवलप कर सकता है, परंतु कुछ न्यू ओरिजिनल नहीं सोच सकता। यह आदमी मैन नंबर 2 जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसी टाइप की हैबिट सीख जाता है। इस आदमी को एनवायरनमेंट तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है और संगत के प्रभाव से बच नहीं सकता। मैन नंबर 2 कुकिंग, ड्राइविंग, रिपेयरिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन दूसरों को देख देख करके सीख लेता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को मूविंग मैन बहुत अच्छे से सीखता है। जरूरी नहीं है कि इन लोगों की सोचने समझने की कैपेसिटी अच्छी हो, पर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को सीखने की कैपेसिटी अच्छी होती है। किसी भी पॉपुलेशन में हम थोड़ा फोकस करके इंस्टिंक्टिव मैन और मूविंग मैन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज से 8-10 हज़ार साल पहले मैन नंबर 2 एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ। आग जलाना, खाना पकाना, चाकू भाला की हेल्प से शिकार करना उस टाइम के बहुत हाई लेवल टेक्निकल वर्क्स थे। जैसे आज के टाइम में डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की जो वैल्यू है वही 10,000 साल पहले जंगल का मैप याद करने वाले की, चाकू भाला बनाने वाले की, हथियार पकड़ने और चलाने वाले की थी। कुकिंग भी बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब थी। इंसानों ने एक एक एक्टिविटी हजारों सालों में लगातार प्रयासों से सीखी है। 10,000 साल पहले का इंसान अपनी पूरी लाइफ में मुश्किल से कोई एक स्किल डेवलप कर पाता था, परंतु आज का आदमी कम टाइम में कई सारी स्किल्स डेवलप कर लेता है। यह हजारों सालों की लगन और मेहनत का रिजल्ट है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से बिना एफर्ट के न बनी न मिली। 1000 साल पहले आदमियों में एक और फंक्शन तेजी से एक्टिव होना शुरू हुआ। इससे पहले वो बिल्कुल रेयरली ही किसी में एक्टिव होता था, और वो है इंटेलेक्चुअल फंक्शन। जिस आदमी में इंटेलेक्चुअल फंक्शन डेवलप है वो एडवांस थिंकिंग कर सकता है, लैंग्वेज डेवलप कर सकता है, तेजी से माइंड टू माइंड इंफॉर्मेशन दे सकता है, ले सकता है। जिन कामों को अब तक प्रैक्टिकली ही बताया जा सकता था, जिनमें बहुत टाइम भी लगता था,
हर नॉलेज प्रैक्टिकली भी नहीं दी जा सकती। इस तरह इंटेलेक्चुअल मैन इवॉल्व हुआ जो बिना प्रैक्टिकल टाइम और रिसोर्सेज बचाते हुए नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता था। इंटेलेक्चुअल मैन मैन नंबर 3 है, जो मैन नंबर 1 और मैन नंबर 2 का एडवांस्ड मॉडल है, जिसमें इंस्टिंक्टिव एंड मूविंग फंक्शंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैन नंबर 3 किसी काम को करने से पहले बहुत अच्छे से प्लानिंग बना सकता है, राइट रॉन्ग जज कर सकता है, न्यू इमेजिनेशंस कर सकता है और मैन नंबर 1 व 2 दोनों को कंट्रोल कर सकता है। मैन नंबर 1 को मैन नंबर 2 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। मैन नंबर 1 सोचता है कि मैन नंबर 2 के पास कुछ सुपर पावर्स हैं जिससे कि ये स्किल गेन कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। मैन नंबर 2 के सामने मैन नंबर 1 अंडर कंट्रोल ही फील करता है, मजबूर और लाचार फील करता है। इसी वजह से मैन नंबर 2 हजारों मैन नंबर 1 को अपने कंट्रोल में ले सकता है। सच ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता, मैन नंबर 1 स्वतः ही मैन नंबर 2 के कंट्रोल में आ जाते हैं। मैन नंबर 2 मैन नंबर 1 की साइकोलॉजी को अच्छे से जानता है, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है और उसकी प्रेजेंट कंडीशंस के सारे कॉजेज जानता है। परंतु मैन नंबर 3 के बारे में मैन नंबर 2 कुछ नहीं जानता है, न गैस कर सकता है। जिस तरह मैन नंबर 1 को 2 चमत्कारी लगता है, वैसे ही मैन नंबर 2 को 3 भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से युक्त लगता है। इंटेलेक्चुअल मैन अपने से लोअर मैन नंबर 1 व 2 की भीड़ को कंट्रोल कर सकता है, जैसे एक अनपढ़ आदमी भी जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। जानवर कितना भी दिमाग लगाएं, आदमी की कैद से बाहर नहीं आ सकते। ऐसे ही मैन नंबर 1 व 2 इंटेलेक्चुअल मैन के जाल से बाहर नहीं आ सकते। हायर मैन के जाल से बाहर आने के लिए लोअर मैन को इवॉल्व होना पड़ेगा। यदि माइंड इम्प्रूव नहीं होगा तो कितना भी यूनाइटेड हो जाओ, कितनी भी पावर गेन कर लो, इंटेलेक्चुअल मैन की पावर से आगे नहीं जा सकते। करोड़ों इंस्टिंक्ट माइंड को अकेला इंटेलेक्चुअल माइंड कंट्रोल कर सकता है। एट प्रेजेंट अर्थ पर मैन नंबर 3 इवॉल्व हो रहा है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। इसमें अभी और चेंजेस आने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर सीधे मैन नंबर 1 आया, फिर अचानक मैन नंबर 2 मैन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया। सब कुछ जो आज दिखाई दे रहा है वो अचानक नहीं हुआ। हर चीज़ एक प्रोग्रेशन में हुई है। जिस ऑर्गेनिज्म ने जितना एफर्ट किया उसका उतना एवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज में ऐसा एफर्ट लग जाता है कि मैन नंबर 1 में जो इंस्टिंक्टिव मैन है उसमें भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल फंक्शन एक्टिव हो जाता है और ऐसे ही मूविंग मैन नंबर 2 में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स शो हो जाती हैं। अचानक बिना कॉज के कुछ नहीं होता, सबका एक रीजन होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सुपर पावर्स कुछ नहीं, अपने से हायर माइंड के फंक्शंस होते हैं। अपने के कंपैरिजन में हायर माइंड जो करेगा वो मिरेकल होगा। कॉन्शियस रहने से, सेल्फ रिमेम्बरिंग से माइंड के स्लीपिंग फंक्शंस एक्टिव होते हैं और माइंड में जल्दी से इवोल्यूशन होता है। इसलिए कुछ आदमी तेजी से आगे बढ़ते देखे जाते हैं। अभी अर्थ पर प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैन नंबर 1 डेवलप्ड है, पर सभी मैन नंबर 2 में इवॉल्व नहीं हो पाए हैं। जो मैन नंबर 2 स्टेज डेवलप्ड कर चुके हैं उनमें से कुछ थर्ड स्टेज में एंटर कर चुके हैं। इसलिए मैन नंबर 3 प्रेजेंट में प्रोग्रेस में है। आगे का क्या प्रेडिक्शन है? ह्यूमन का डेवलपमेंट कहाँ तक जाएगा? एवोल्यूशन कहाँ तक होगा? कंप्लीटली डेवलप्ड मैन कैसा होगा? क्या अर्थ पर मैन नंबर 4, 5, 6, 7 हैं? उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहले करीब 1000 साल पहले ह्यूमन की इतनी अच्छी मेमोरी नहीं होती थी जितनी आज है। 50-100 वर्ड्स याद रखना
पुराने लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता था। डेली लाइफ में कुछ शब्द बोलकर ही काम चलाते थे। कोई विरला ही होता था जो मुंह से अलग अलग तरह की साउंड फ्रीक्वेंसी निकाल पाता था, सेंटेंसेस बोल पाता था। आज हर आदमी 2 साल की उम्र से ही बोलना शुरू कर देता है। 100 साल पहले तो 10 साल का बच्चा शब्द बोलना शुरू करता था। 40-50 साल की उम्र में कोई एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाता था, बातों को, कहानियों को कह पाता था, और जो भी ऐसा कर पाता था उसका संसार में नाम होता था। आज बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। म्यूजिक की समझ अच्छों को नहीं हुआ करती थी। रेयर ही होते थे जो म्यूजिशियंस बन जाते थे, पर आज अच्छे सिंगर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, डांसर्स हैं। यही ह्यूमन एवोल्यूशन है। टाइम के साथ साथ आदमी की नॉलेज, क्वालिटी और टैलेंट्स बढ़ रहे हैं। जो कभी सुपर पावर्स लगती थी आज हर आदमी कर लेता है। जो आज कुछ आदमियों में सुपर पावर्स लगती हैं वो कल के हर आदमी का एट्रीब्यूट होंगे। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इंटेलेक्चुअल मैन हैं। जब ये कॉन्शियस रहने की कोशिश करेंगे, सेल्फ रिमेंबरिंग में रहेंगे, तो मैन नंबर 4 में इवॉल्व होंगे। अभी मैन नंबर 3 का डेवलपमेंट चल रहा है। मैन नंबर 4 फ्यूचर मैन है, परंतु उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटीज कभी भी कहीं भी कुछ लोगों में दिखाई दे जाती हैं। मैन नंबर 4 में क्या क्वालिटीज होंगी, गैस कर सकते हैं कि जो आज कुछ लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज लगती हैं, मैन नंबर 4 उनको डेवलप करने का तरीका और अप्लाई करने का तरीका जानते होंगे। आज तो कुछ ही लोगों में ऐसा टैलेंट है और वो कैसे डेवलप हो गया इसका मेथड भी नहीं जानते। हिप्नोटाइजर, एनिमल हिप्नोटाइजर, म्यूजिशियंस, मैन नंबर 1 to 3 को अच्छे से कंट्रोल करने वाले आदमी, इंटेलेक्चुअल हाई लेवल टैलेंट, दूसरों को या एक मास को इमोशनल करने वाला इफेक्ट, ये मैन नंबर 4 की क्वालिटीज है। मैन नंबर 4 में इमोशनल टैलेंट होगा। मैन नंबर 4 को देखकर या साथ रहकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा और इसका कॉज मैन नंबर 1 to 3 नहीं जान सकेगा। मैन नंबर 4 मैन नंबर 1 to 3 की साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह जानता होगा। मैन नंबर 1 to 3 के माइंड में क्या चल रहा है, भूत भविष्य किधर जा रहा है, मैन नंबर 4 जानता होगा। मैन नंबर 4 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेज, ब्रेन बॉडी इक्वल स्पीड, मेमोरी पावर्स, हाई कंसंट्रेशन होगा। कुछ इंसानों में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज फील होती हैं, यदि वे धोखा न हो तो मैन नंबर 4 इमोशनल मैन की क्वालिटीज हैं। अभी वे क्वालिटीज फुली डेवलप्ड नहीं हैं, बस उनकी एक झलक है। इंटेलेक्चुअल वे में इमोशन वर्ड का मीनिंग कॉमन लैंग्वेज के मीनिंग से डिफरेंट है। दुनिया देखकर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चाहे दूसरों के अंदर कितनी भी उच्च शक्तियां हों, उन शक्तियों से किसी को पर्सनली फ़ायदा नहीं होता। अपने में इम्प्रूव करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना होगा। अपने में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करना होगा। बिना करे कुछ नहीं होता। जब मैन नंबर 4 एफर्ट करेगा तब मैन नंबर 5 में इवॉल्व होगा। मैन नंबर 1 to 3 कम्प्लीटली नेचर्स लॉ के कंट्रोल में है। जैसे नेचर के लॉज का फ्लो है वैसा करना पड़ता है। अपनी ओर से मैन नंबर 1, 2 व 3 कुछ नहीं कर सकते। इंस्टिंक्टिव मूविंग व इंटेलेक्चुअल मैन को लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डू। थिंग्स हैपन्स स्पॉन्टेनियसली विद देम बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप व्हाट इज हैपनिंग। वे सोचते हैं कि उनके पास चॉइसेज हैं। सामने कोई काम है तो इंटेलेक्चुअल मैन को लगता है कि वह एक्शन ले सकता है और अपनी मर्जी से नहीं भी ले सकता। मतलब यस एंड नो दोनों ऑप्शंस हैं इंटेलेक्चुअल मैन के पास।
परंतु मैन नंबर 1 to 3 तक ऐसा सोचना इल्यूजन है। इनके पास विकल्प नहीं है, या तो काम करना पड़ेगा या नहीं। मैन नंबर 4 इमोशनल मैन है। जब आदमी इस स्टेज में आता है तो उसके पास चॉइसेस स्टार्ट होते हैं। वह चाहे तो बहुत सारे कामों को कर भी सकता है और कामों को करने से अपने को रोक भी सकता है। जैसे इंटेलेक्चुअल मैन या मूविंग मैन यदि मनी अर्न करना चाहते हैं तो एफर्ट जारी रखेंगे। इसके विपरीत यदि मैन नंबर 4 है तो वह आसानी से मनी अर्न कर सकता है और चाहे तो डिजायर को बीच में रोक सकता है। इस तरह से मैन नंबर 4 के पास चॉइसेस आनी शुरू होती हैं। मजबूरी इनकी ज़िंदगी में नहीं होती। इनके लिए किसी काम का कंपल्सन नहीं होता। किसी चीज़ के लिए ये शौक हर्ष नहीं करते। मैन नंबर 4 की बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस और पावर्स डेवलप होती जाएंगी जिनको मैन नंबर 3 बस इमेजिन कर सकता है। मैन नंबर 4 अपने आप को, अपनी बॉडी को, मैकेनिज्म को, अपनी बॉडी की संरचना को, अपने आसपास होने वाली इवेंट्स के कॉज को नहीं जान सकता। यही मैन नंबर 4 की लिमिटेशंस रहेंगी। जब मैन नंबर 5 स्टेज आएगी तो यह आदमी सेल्फ ऑब्जर्वर होगा। अपनी बॉडी की सारी संरचना जानता होगा, जो भी काम करेगा उसका कॉज जानता होगा। मैन नंबर 5 माइंड की पूरी फिलॉसफी को जानता होगा। मैन नंबर 5 काम कर सकता है, अपने काम की पूरी प्लानिंग प्रिपेयर्ड कर सकता है। पॉसिबिलिटी या चांसेस का इसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं। मिसफॉर्चून, फॉर्चून का इसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं। मैन नंबर 5 सेल्फ ऑब्जर्वर है। इसमें नंबर 1 से 4 तक की सारी क्वालिटीज हैं और रोज नए टैलेंट्स डेवलप कर रहा होगा। यूनिवर्स और बॉडी के सारे फंक्शंस को अपने कंट्रोल में ले रहा होगा। डिजीज को भी कंट्रोल में कर चुका होगा। मैन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव मैन होगा। इस स्टेज में नॉलेज जैसी है, चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाई देंगी। मैन नंबर 5 तक नॉलेज माइंड तक आते आते डेविएट हो जाती है। माइंड अपने अकॉर्डिंग नॉलेज को मैनिपुलेट कर लेता है, परंतु मैन नंबर 6 को माइंड की ज़रूरत नहीं होगी। मैन नंबर 6 चीज़ों और नॉलेज को डायरेक्ट बिना मैनिपुलेशन के जानेगा। मैन नंबर 6 को कॉज एंड इफेक्ट लॉ क्लियर दिखाई देगा। इस वजह से कोई प्रेजेंट इवेंट या प्रोसेस पास्ट में कैसे स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा, इसको क्लियर दिखाई देगा। मैन नंबर 6 1 से 6 तक की सभी आदमियों की हर एक्टिविटीज को विद कॉज एक्सप्लेन करेगा। इसमें 1 से 5 तक की सारी पावर्स होंगी और अपनी स्टेट की। यह मैन नंबर 6 मैटर की संरचना को जानता होगा और पूरे यूनिवर्स का कॉज एंड ओरिजिन भी। मैन नंबर 7 यह कंप्लीट मैन होगा, सुपर ह्यूमन। प्रॉब्लम यह है कि लोअर स्टेज मैन हायर स्टेज मैन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसको वह अपने जैसा लगता है। मैन नंबर 2 यदि मैन नंबर 3 से इंटरेक्शन करे, मतलब जैसे एक मैकेनिक एक प्रोफेसर से बात करे, तो मैकेनिक को एक प्रोफेसर थोड़ा सा भी अपने से इंटेलिजेंट नहीं लगता, बल्कि और कम टैलेंटेड लगता है। मैकेनिक इम्प्रेस इस बात से होता है कि साइंटिस्ट या प्रोफेसर के पास पॉपुलैरिटी है, रेस्पेक्ट है, मनी भी है, जो कॉमन मैकेनिक के पास नहीं है। और मैकेनिक को फिजिकली वर्क बहुत करना पड़ता है, जो एक प्रोफेसर को नहीं करना पड़ता। मूविंग मैन इंटेलेक्चुअल मैन की बातों से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता। मूविंग मैन तो इंटेलेक्चुअल मैन के अचीवमेंट पर अचरज करता है। ऐसे ही यदि हमारे सामने सुपर ह्यूमन हो तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमसे भी बेवकूफ़ लगेंगे। बस उनकी कुछ बातें हमें स्ट्राइक कर सकती हैं। इसी वजह से एनिमल्स आदमियों को उसके घर लाइफस्टाइल को देखकर कभी डिप्रेस्ड नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि आदमियों की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से बहुत बेकार है। एनिमल्स हंसते होंगे जब इंसानों को कपड़ों में लिपटा देखते होंगे।
परंतु यहाँ आदमी जानता है कि कंपैरेटिवली जिंदगी आदमियों की खराब है या जानवरों की। हायर माइंड ही लोअर माइंड को जज कर सकता है और कंट्रोल भी। अभी अर्थ पर डेवलपमेंट चल रहा है। मैन अब तक का हाईएस्ट इवोल्यूशन है। अर्थ पर आदमी की तो शुरुआत है। अर्थ और यूनिवर्स का तो बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है। स्टेट से देखें तो आदमी स्लीप से अवेकनिंग की ओर चल रहा है, फिर थर्ड स्टेट सेल्फ कॉन्शियसनेस, फोर्थ स्टेट ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस आएगी। अभी अवेकनिंग स्टेट चल रही है, उसमें भी सब्जेक्टिव अवेकनिंग, जिसमें माइंड ऐसी दुनिया देखता है जैसी वो चाहता है। माइंड ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो दुनिया का रियल एक्सपीरियंस ही बदल कर रख देता है। जो अवेकनिंग स्टेट हमारी है उसमें माइंड में 3 फंक्शंस एक्टिव हैं, इंस्टिंक्टिव, मूविंग एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल फंक्शन अभी डेवलप हो रहा है और अपडेट होता जा रहा है, जिसको मैच्योर होने में हजारों साल लगेंगे। स्टेज वाइज सोचें तो आदमी थर्ड स्टेज तक आ गया है। एट प्रेजेंट मैन नंबर 3 ट्रेंड में है, जिसको 7th स्टेज तक जाना है। अब सोचने की बात यह है कि यह इवोल्यूशन कैसे होता है, क्या कंडीशंस हैं जिससे माइंड हायर माइंड में इवॉल्व करता है। स्लीप स्टेट में ओनली 1 सेंटर, इंस्टिंक्ट सेंटर वर्क करता है, बाकी सब ऑफ रहते हैं। बॉडी को जिंदा रखने के लिए, काम करने के लिए अवेकनिंग में आने की ज़रूरत है। स्लीप स्टेट का सच यह है कि सब कुछ कैसे होगा, माइंड को कोई नॉलेज नहीं है। स्लीपिंग माइंड को ना तो अपनी बॉडी की नॉलेज है, ना अर्थ की, ना यूनिवर्स की। माइंड को नॉलेज गेन करनी है, अपनी सारी पॉसिबिलिटीज समझनी है, तभी वर्क की डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए अवेकनिंग में आना होता है। अवेकनिंग में आने के लिए माइंड को एफर्ट करना होता है। जब स्लीपिंग माइंड अवेकनिंग में आने के लिए शुरुआत करता है तो संसार को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। इसलिए जितने माइंड उतने ही संसार बन जाते हैं। स्लीपिंग माइंड से वर्ल्ड के फिनोमेना को समझा नहीं जा सकता है। इसलिए स्लीपिंग माइंड कुछ अपनी हाइपोथेसिस प्रिपेयर करता है। यह हाइपोथेसिस फॉल्स नॉलेज है, पर अवेकनिंग में आने के लिए हेल्प करती है। सत्य का ज्ञान अंत में होगा। वर्ल्ड की एग्जैक्ट नॉलेज तभी होगी जब माइंड के सारे फंक्शंस एक्टिव होंगे। स्लीप में कैसा भी वर्क नहीं किया जा सकता है और सडन अवेकनिंग आ नहीं सकती। इसलिए अवेकनिंग स्लोली आती है। जैसे जैसे फंक्शंस एक्टिव होते जाते हैं, अवेकनिंग बढ़ती जाती है। इनिशियल अवेकनिंग सब्जेक्टिव होती है। मन जैसा चाहता है, दुनिया को वैसा देखता है। सब्जेक्टिव अवेकनिंग में जो भी काम किया जाता है वो रॉन्ग ही होता है, उसका रिजल्ट सही नहीं होगा। जब मूविंग फंक्शन और इंटेलेक्चुअल फंक्शन एक्टिव हो जाते हैं तो अवेकनिंग और बढ़ जाती है। वर्क पहले से बेहतर होने लगता है, पर एफिशिएंसी नॉर्मल रहती है। जब माइंड सेल्फ कॉन्शियसनेस में आता है तो और नए फंक्शंस एक्टिव होते हैं, वर्क बेटर होता जाता है और हायर एफिशिएंसी से होता है। जब ह्यूमन माइंड कम्प्लीटली एक्टिव होता है, जो पहले भी था बस इनएक्टिव था, सारे सीक्रेट्स का कॉज सामने आता है। यही ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है। माइंड के फंक्शंस, स्टेट्स और स्टेजेस को समझकर यह आइडिया आता है कि हम अपनी पावर्स और फोर्सेज का एक छोटा पार्ट भी यूज नहीं करते। टाइम के साथ साथ ह्यूमन की फॉर्म भी बदलेगी। जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होगा उसकी फिजिक भी चेंज होगी। और आज ह्यूमन की जैसी प्रेजेंट कंडीशन है, उसको अपना मकसद और काम नहीं पता। जब आदमी को यह नहीं पता कि वह काम क्यों कर रहा है, तो काम सही कैसे हो सकता है। हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन में रहकर कुछ नहीं कर सकते। जो वर्क दिखाई दे रहा है वो बस हो रहा है। यदि यूनिवर्स की स्पीड से कैलकुलेशन की जाए तो ह्यूमन इवोल्यूशन की फाइनल स्टेज में लाखों सालों का टाइम लगेगा। यदि पर्सनली सोचा जाए तो इवोल्यूशन की स्पीड
बढ़ाई जा सकती है। यह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। सेल्फ रिमेंबरिंग ही वो की है जिससे इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। यदि हम न्यू फॉर्म में डेवलप होना चाहते हैं, माइंड को पहले से बेटर करना चाहते हैं, तो हमको अपने पर फोकस करके रियलाइज करना है कि माइंड में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, हमारे माइंड में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो एट प्रेजेंट नहीं है। रियलाइज करना चाहिए कि दूसरे लोग कौन कौन सी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं जो हम नहीं जानते। यदि हम ये मानते हैं या कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ उतना ही सब जानते हैं, या इस फैक्ट को कोई नहीं जानता, तो ऐसा कहकर हम जानने सीखने के सारे रास्ते बंद कर रहे होते हैं। यदि हम कुछ ऐसा रियलाइज करते हैं कि इसको कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब यही है कि इस नॉलेज को ऑर्डिनरी वे में सीखा नहीं जा सकता, थोड़ा माइंड सेट बदलना होगा। इस समय हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड स्लीप जैसी है, जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए अवेकनिंग में आती है और फिर स्लीप में चली जाती है। यदि हमें वर्क करना है या वर्क बेटर करना है, तो माइंड में न्यू इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करने होंगे, जिसके लिए माइंड में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जैसे थॉट्स को रोकने के लिए एक्सपेरिमेंट्स। कंटिन्यूस थॉट्स और ड्रीमिंग हमें न्यू नॉलेज गेन करने से रोकती है। ओल्ड कंटिन्यूस थॉट्स को रोककर ही हम माइंड में न्यू थॉट्स डेवलप कर सकते हैं। वैसे तो कोई थॉट इन्फिनिटी तक माइंड में नहीं चल सकता, उसको रुकना ही होता है, परंतु हम थॉट्स के रुकने का वेट नहीं कर सकते। आदमी 4-5 टाइप के थॉट्स में माइंड एनर्जी यूज करता रहता है, जो एक के बाद एक रैंडम ऑर्डर में चलते रहते हैं, और इनका फोकस इतना ज़्यादा होता है कि हम इन थॉट्स के अकॉर्डिंग ही सोचने और जीने को मजबूर हो जाते हैं। जब हम केयरलेस रहते हैं और कॉन्शियस नहीं रहते, तो बॉडी मैकेनिकल बन जाती है। फिर हम कुछ कामों और विचारों में फंस जाते हैं जो माइंड को घेर लेते हैं और छोड़ने का नाम नहीं लेते। एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम करना नहीं चाहते, पर बॉडी मैकेनिकली करती रहती है। ऐसे कुछ काम हम पर्सनली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमको ऐसा करने को मजबूर करते हैं। सबके लिए ये काम अलग अलग हैं, जिनको आदमी करने से रोक नहीं पाता, जैसे नहाना या बर्तन साफ करना, टीवी या मोबाइल में पर्टिकुलर कंटेंट देखना, न्यूज़ या रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम, पर्टिकुलर टाइप बात करना, घूमना। हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी करते रहते हैं, ना चाहते हुए भी सोचते रहते हैं। यह माइंड की स्लीप स्टेट का तरीका है। स्लीप में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ऐसे में किसी माइंड में कोई सोशल वर्क या कोई अच्छा आइडिया मिल जाता है, तो माइंड उस पर भी ऑब्सेस्ड हो जाता है। ऐसे लोगों को आप पैसा ही पैसा इकट्ठा करते हुए या पॉपुलैरिटी के पीछे बेतहाशा भागते हुए देख सकते हैं। कोई भी थॉट अनंत काल तक माइंड में नहीं रहता, और कभी माइंड थॉट से एम्प्टी नहीं रहता। एक थॉट खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। दो थॉट्स के बीच एक अंतराल होता है जो बहुत कम समय के लिए होता है। इसी अंतराल में माइंड रेस्ट करता है। यही अंतराल वो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग है जहाँ से इवोल्यूशन होता है। यह मोमेंट पल्स ऑफ अवेकनिंग है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है। यही पल्स आगे जाकर माइंड को कॉन्शियस करती है और माइंड की मैकेनिकल नेस को ब्रेक करती है। दो थॉट्स के बीच के टाइम को ऑब्जर्व करो। पहले तो यही ऑब्जर्व करो कि क्या माइंड पॉज लेता है। जब थॉट बदलता है तो क्या हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको ऑब्जर्व करके देखें। ट्राई करने के बाद जब थॉट के बीच का गैप आसानी से पकड़ में आने लगता है, तब हम कुछ बातों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। जैसे कि हम लगातार विचार करते रहते हैं और मन में विचार कई टाइप्स के चलते रहते हैं जिनमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इतनी समझ आने पर कि मन में जो विचार हैं वो लगातार आ रहे हैं और उनमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, माइंड 1 या 2 सेकंड को
अपने थॉट्स रोक सकता है। थॉट्स के बीच के गैप को 1 सेकंड बढ़ा सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद माइंड किसी भी थॉट को बीच में 1 सेकंड के लिए रोक भी सकता है। बस यहीं से कंट्रोल एंड कंसंट्रेशन की शुरुआत होती है। यही 1 सेकंड का स्टॉप लेना आगे जाकर माइंड में ड्रास्टिकली चेंज लाने वाला है। छोटे छोटे एफर्ट स्लीपिंग माइंड को अवेकनिंग की ओर ले चलते हैं। 1 सेकंड को अपनी ब्रीदिंग महसूस करना, एक पल को अपने को वॉच करना कि कहाँ ध्यान है या कहाँ एक्टिविटी हो रही है। जब याद आए अपनी सराउंडिंग्स को फील करना। अक्सर होता है कि माइंड वही काम करता है जिसकी उसको हैबिट पड़ी होती है, वही सोचता है जिसको उसने बार बार सोचा होता है। इसलिए सोचने व करने में माइंड हैबिचुअल हो जाता है। यदि हैबिट को तोड़ने की कोशिश ना की जाए तो एक ही थिंकिंग या एक्टिविटी हमेशा होती रहेगी। इसी के लिए अपनी हैबिट से टर्न कराने के लिए माइंड को शौक दिए जाते हैं। सेल्फ रिमेंबरिंग वही शौक है। सेल्फ रिमेंबरिंग माइंड के कंटिन्यूअस हैबिचुअल वर्क को रोकता है, जिससे माइंड को इतना टाइम मिल जाता है कि वो उस काम के सही गलत को सोच सके। कई बार होता है कि काम को थोड़ी देर के लिए रोक दें तो वह हमेशा के लिए रुक जाता है। यदि नहीं रोका जाता तो चलता रहता। कोई काम डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब हो जाता है, अदरवाइज चलता रहता है, तो वह काम स्लीपिंग एक्शन है, मैकेनिकल वर्क है, यूजलेस वर्क है। कोई काम तभी ऑथेंटिक है जब अवरोध आने से रुक जाए और अवरोध के हटने से रिज्यूम हो जाए। काम सही डायरेक्शन में चल रहा है, इसको चेक करने के लिए या डायरेक्शन सही करने के लिए काम को बार बार पॉज देना जरूरी है। और यह पॉज सेल्फ रिमेंबरिंग से मिलता है। अपने को फील करना, अपने आसपास की एक्टिविटीज को फील करना, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फील करना सेल्फ रिमेंबरिंग है। इससे 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो माइंड को पॉज मिलता है जिससे माइंड रेस्ट कर लेता है, और शौक मिलता है जिससे माइंड राइट डायरेक्शन में वर्क करता रहता है। स्लीप एक डस्ट है जिसमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। स्लीपनेस में माइंड में सब्जेक्टिव थिंकिंग चलती रहती है। जो चाहते हैं वही ड्रीम बनकर दिखाई देता रहता है। यदि कोई दूसरा हम पर गुस्सा करे, दूसरे की बात समझ न आए, हम दूसरे की अंडरटेकिंग में ना जी सकें, दूसरे का प्रेशर ना झेल सके, तो समझ जाना चाहिए कि माइंड स्लीप में है। अवेकनिंग में आने के लिए दूसरों के अकॉर्डिंग 1-2 काम कर देने चाहिए। अपना टाइम दूसरों को दे देना चाहिए। अपनी चीज़ों को शेयर कर लेना चाहिए। अपने से लगातार क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि क्या मैं स्लीप में हूँ या अवेक। स्लीप में हम फील करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, परंतु हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। दूसरा कहे कि आप कुछ नहीं कर रहे तो सुनकर गुस्सा आता है। अक्सर माइंड को लगता है कि वह बहुत काम कर रहा है, पर टाइम एंड रिजल्ट बताता है कि जो वह कर रहा है सालों साल के बाद भी कंडीशन एक ही बनी हुई है, सुधरने के बजाय और बिगड़ गई है। तो हालत यही है कि माइंड को काम करने का बस एहसास हो रहा है, एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा है। माइंड वर्क करने के स्थान पर सपने देख रहा है। सपने देखने को, सोचने को ही काम करना मान रहा है। अवेकनिंग एक शौक है जो उसके सपने की डायरेक्शन चेंज करता है। यदि सपना बदला या रुका तो समझो थोड़ा होश आया था। जब तक माइंड खुद से नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब तक अपने मैकेनिकल एक्शन से डिफरेंट एक्शन नहीं लेंगे तब तक लाइफ में कुछ नया नहीं होगा। कुछ नया करने के लिए अवेकनिंग शौक रिक्वायर्ड है। यदि स्लीप से निकलना हो तो अपने को जागे हुए होने का तर्क देना बंद करना होगा। अपने को स्लीप में ही समझो। दूसरे को मत समझाओ कि मैं होश में हूँ। यदि होश में मानोगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। स्लीप माइंड प्रोग्रेस को रोकने के लिए जाल है। आदमी बेड पर सोते हुए प्रोग्रेस के सारे सपने देख सकता है और जब जागता है तो अपने को बेड पर ही पाता है।
ऐसे ही आदमी पूरी दुनिया में भागता दौड़ता है और लास्ट में अपने को वहीं खड़ा पाता है जहां से जीवन शुरू किया था। स्लीप की क्वालिटी ये है कि जब आदमी काम करता है तो रेस्ट की सोचता है और जब रेस्ट करता है तो काम की सोचता है। एफर्ट करो कि जब रेस्ट करो तो रेस्ट की सोचो और काम करो तो काम की। जब सो तो जागने की ना सोचो और जब जागो तो सोने की मत सोचो। यदि अवेकनिंग के लिए शौक देना हो तो किसी कार्य में व्यस्त रहते हुए अपने माइंड से पूछो कि क्या मैं इसी कार्य को कर रहा हूँ या कुछ और। जब भी हम दूसरे आदमियों को देखते हैं तो हमको लगता है कि सब जागे हैं और एक सा महसूस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर आदमी की अवेकनिंग क्वालिटी अलग है और इसी वजह से सब दुनिया और आसपास को डिफरेंट वे में फील करते हैं और इसी वजह से हर एक का रिजल्ट और अचीवमेंट अलग अलग होता है, जो हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। जनरली दूसरे के रिजल्ट को हम नसीब कहते हैं और अपने रिजल्ट को परिश्रम। अपनी असफलता को हम नसीब कहते हैं और दूसरे की असफलता को मूर्खता। एक्चुअली वह माइंड की अवेकनिंग क्वालिटी है जिससे ही आज का काम कल का परिणाम बनता है। इसलिए माइंड को ज़्यादा अवेकनिंग में लाने के लिए काम करते समय यह सोचना होगा कि माइंड को जो दिखाई दे रहा है काम वही हो रहा है या कुछ और। अपने करने पर थोड़ा डाउट होना चाहिए क्योंकि कल माइंड कहेगा कि रिजल्ट सही नहीं आया। माइंड की एक मैकेनिज्म है इमिटेशन। माइंड दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज देखता है सबको कॉपी करना शुरू कर देता है। माइंड वह सब कुछ करना चाहता है जो दूसरे करते हैं। इमिटेशन माइंड का इनबिल्ट प्रोग्राम है। इनिशियल टू नाउ माइंड दुनिया में जितने प्रोफेशंस देखता है उन सभी को करना चाहता है। यदि कॉन्शियस ना रहा जाए तो दूसरों के सारे एक्शंस माइंड कॉपी करता रहता है। फाइनली माइंड फालतू बातों में इतना भर जाता है जिससे मुक्ति पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरों को देखकर हम एंकर, सिंगर, डांसर, एक्टर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, फाइटर, पेंटर सब बनना चाहते हैं। मैकेनिकली ये सब ऐसे होता चलता है कि कुछ टाइम के बाद माइंड की कैपेसिटी को ही हैंग कर देता है। अच्छा माइंड भी डंप हो जाता है। अब ऐसे माइंड में जिसमें डिजायर्स भर जाती हैं तो मेन वर्क को करने के लिए स्पेस नहीं मिलता। यदि हम अवेक रहें तो माइंड यूजलेस एक्टिविटीज कॉपी करना बंद कर देता है जो स्लीपिंग माइंड में हर टाइम चलती रहती है। इमिटेशन अनकॉन्शियस आदमी की सबसे बड़ी मेंटल प्रॉब्लम में से एक है जिसकी वजह से जीवन के लास्ट में आदमी बहुत इरिटेट रहता है। स्लीप में लॉजिकल माइंड एब्सेंट रहता है। जब स्लीपनेस कम होती जाती है तो माइंड इंटेलिजेंट होता जाता है। इंटेलिजेंट इज अपोजिट टू स्लीपनेस। स्लीप में माइंड में जो भी प्लान बनाएगा वो लॉजिकल नहीं होगा। यदि लॉजिकल प्लान बनाना है तो अवेकनिंग में आना होगा जिसके लिए सेल्फ रिमेंबरिंग करनी है। जब भी डाउट लगे तो सेल्फ रिमेंबरिंग पर आ जाओ। स्लीपिंग, अवेकनिंग, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड की 4 स्टेट्स हैं। यदि हम इनको इंटेलिजेंट लेवल पर डिवाइड करें तो ये चारों स्टेट्स मैकेनिकलनेस, लेस इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंस एंड सुपर इंटेलिजेंस होंगे। प्रेजेंट माइंड विचारों का उलझा हुआ स्वरूप है जिसमें ऐसे विचार भरे पड़े हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और क्लैश करते रहते हैं। यदि विचार मन में भरे हों पर क्लैश ना करें तो माइंड बैलेंस्ड रहता है। यदि विचार यूनिफाइड हों तो माइंड पावरफुल होने लगता है। यही अल्टीमेट कंडीशन है। उस मोमेंट को ऑब्जर्व करना
जब नया थॉट आने वाला है और प्रीवियस थॉट कंप्लीट होने वाला है, एक स्पिरिचुअल फील देने वाला मोमेंट होता है। यह पॉज मोमेंट है जो माइंड को रिलैक्स एंड पीस देता है। जब पॉज मोमेंट को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं तो माइंड मोर एंड मोर अवेक होता जाता है। फिर अपनी ओर से सेल्फ रिमेंबरिंग की जाए जो पॉज बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है और एडिशनल शॉक देता है, जिससे माइंड का रिलैक्स ड्यूरेशन बढ़ता है। 1 सेकंड सेल्फ रिमेंबरिंग से शॉक देना और पॉज मोमेंट को आइडेंटिफाई करने से माइंड हर बार पहले से बेहतर होता जाता है। अपने को काम करते देखना, ऐसे जैसे कोई वॉच करता है। आसपास के वातावरण को फील करना, प्रकृति की नित्य घटनाओं जैसे सुबह शाम होना, सूर्य चंद्र का रोटेशन, तारों का घूमना, हवा प्रकाश को देखकर दिव्य अनुभूति आना, पेड़ पौधों फूलों को देखकर आश्चर्य करना, जीवों पक्षियों की एक्टिविटीज को वॉच करना माइंड की अवेकनिंग क्वालिटी को बढ़ाता है। किसी भी काम को करते हुए अपने को स्लीप में मानना, अवेक में आने की कोशिश करना, अपने माइंड में लगातार क्वेश्चन करना कि क्या वो स्लीप में है या अवेक। सेल्फ रिमेंबरिंग यही है जो माइंड को अवेक करता है। काम में लगे हुए माइंड के विचारों को नोट करना और सोचना कि क्या मेरा ध्यान इसी पर है या कहीं और। बार बार पॉज लीजिए और शॉक दीजिए। यह जल्दी अवेकनिंग में आने की है, नहीं तो नेचुरल स्पीड से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे।